हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चैप्टर जो चल रहा था वो यूनिट और डायमेंशन वाला था। तो इसमें पहला पार्ट अपने कर लिया था और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उस रिस्पांस के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और बच्चों को बहुत पसंद आई क्लास, आप सभी ने बहुत पसंद की। तो तभी अपने उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। मुझे थोड़ा-सा उसमें कन्फ्यूज़न ये था कि कहीं बच्चे ऐसा ना बोल दें कि सर आप बहुत ज़्यादा करवा रहे हो या और। लेकिन अपने हिसाब से मैं कंपटीशन के हिसाब से यानी जितना हो सकता है उतना करवा रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं होती है आने की। तो अपने मैक्सिमम कवर करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, यूनिट और डायमेंशन अपना चल रहा था और उसमें अपने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। और फंडामेंटल यूनिट्स यानी जो मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न वो आपने पढ़ ली थी। अब देखो, इनके अलावा भी क्या होते हैं, जो पूरक मात्रक होते हैं या जिसको पूरक भौतिक राशियाँ कंप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ बोल देते हैं, ठीक है। ये क्वांटिटीज़ 2 होती हैं और ये भी इंटरनेशनल लेवल पर डिफाइन है। मतलब ऐसा ही जो यूनिट सिस्टम है उसमें ये दोनों ही डिफाइन है। इनको कम्प्लीमेंट्री बोल देते हैं। तो देखो क्या होती हैं ये। सबसे पहले नंबर पर है अपने पास साधारण कोण सिंपल एंगल, और दूसरे नंबर पर है ठोस कोण या सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अब देखो ये क्या चीज़ होता है, अपने थोड़ा सा बस इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल एंगल तो आप जानते ही हो, इसको देखो थीटा में मेजर करते हैं। तो थीटा की वैल्यू जैसे मान लो या तो आप 60 डिग्री लिख दी, 90 डिग्री लिख दी, या तो डिग्री में मेज़र करते हैं या इसको अपने रेडियन में मेज़र करते हैं, पाई/3 और पाई/2 इस तरीके से इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट है, ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल अपना सॉरी सिंपल एंगल है, इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन, ठीक है। वैसे डिग्री में भी इसको मेज़र करते हैं, लेकिन जो सही यूनिट है एसआई यूनिट सिस्टम में, मतलब कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो इसकी यूनिट यूज़ होती है, वो क्या होती है, रेडियन होती है बच्चों, ठीक है। एसआई यूनिट रेडियन इसकी। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। अब ये क्या होता है, इसकी ज़्यादा डिटेल तो अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने इसका थोड़ा-सा जान लेते हैं भी। जैसे ये आपके पास क्या है, आप कहोगे कि सर ये एक कोण है, शंकु है ये एक, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में जो शंकु है इसको आपने काटा है, और काटा किससे है, एक स्फीयर से, ठीक है। भी एक बहुत बड़ा स्फीयर था अपने पास। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, मैं यहाँ बना देता हूँ, बाद में उसको रफ कर देंगे। तो इस स्फीयर का ये वाला सेंटर है, ठीक है। तो इस सेंटर से आपने क्या किया कि यहाँ से एक इसका पार्ट ऐसे काट लिया, ठीक है। काट लिया तो ये क्या हो गया, एक कोण हो गया अपने पास, शंकु हो गया। तो इस कोण को ही ये वाला यहाँ निकाल लिया मैं, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो आपको बता दिया भी। ये स्फीयर से काटा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है कट किया हुआ है। तो अब देखो ये कोण है, तो कोण का जो यहाँ ये वाला सेंटर वाला पार्ट है, मतलब कि ये स्फीयर का सेंटर था। तो ये जो एंगल बनता है, और ये एंगल जो बनेगा यहाँ पर, जो कोण बनेगा, ये 3D में बनेगा। ये जो एंगल बनता है, जो इधर वाला सिंपल होता है, ये 2D में बनता होता है, ठीक है। ये पूरा 3D में कवर होगा, ये वाला जो एंगल होगा। तो इस कारण ये जो 3D में एंगल बनता है, इसको अपने बोल देते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठीक है। तो ये 3D में बना हुआ है एंगल को ये अपने ठोस कोण यहाँ पर बच्चों बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, 3D का एंगल। और जो एक्चुअल में ये कोण के सेंटर पर बनता है, जो जो आप जैसे बर्थडे वाली कैप होती है ना, वो कोण शेप की होती है। तो उस कैप का जो नुकीला सिरा है, ठीक है, नुकीला सिरा है, उस पे जो जितना एंगल, वो सारा यानी कि ऐसे वाला एंगल, वो क्या हो जाएगा आपके पास, सॉलिड एंगल हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है सॉलिड एंगल की, वो आपके पास होती है स्टेरेडियन। क्या होती है बच्चों, स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन होती है, और ओमेगा इसका जनरली सिंबल होता है, जो अपने इसको सिंबल के थ्रू शो करते हैं। जैसे इसमें थीटा लेते हैं ना, वैसे इसमें ओमेगा ले लेते हैं। और ज़्यादा कुछ आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही यहाँ से कोई ऐसा कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। बस अपने को इसके बारे में थोड़ा पढ़ना था, जिससे अपने को इसका नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो जो नेक्स्ट चीज़ आती है, वो आती है अपने एक नया टॉपिक, ठीक है। और नया टॉपिक अपना क्या है यहाँ पर, देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मेरी नज़र जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, मतलब स्क्रीन पर कुछ लिखा जा रहा होगा, तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ नज़र होगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक की पद्धतियाँ, और इसको इंग्लिश में अपने क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देखो मात्रक की पद्धतियां या सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है कि देखो मात्रक या यूनिट्स कई टाइप की होती हैं। ठीक है ना, एक ही जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट कई टाइप की हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो लेंथ होती है उसकी अपनी यूनिट मीटर में भी पढ़ते हैं, सेंटीमीटर भी पढ़ते हैं, किलोमीटर भी पढ़ते हैं, फुट भी पढ़ते हैं, ठीक है, मिलीमीटर भी पढ़ते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं। तो उन यूनिट्स के बेस पर ही सिस्टम बनाए गए हैं, मात्रक की पद्धतियां बनाई गई हैं, जिसको अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने यहाँ पर पढ़ा था जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन सी? फंडामेंटल या मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां कितने तरह की थी? कितनी थी टोटल? अपने पता था 7। ठीक है, तो इन मूल भौतिक राशियों में से अपने इन 7 में से कितनी निकाल लेते हैं? 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 फिजिकल क्वांटिटीज निकाल लेते हैं। और ये तीन कौन कौन सी होती हैं? एक तो होगा मास, जो द्रव्यमान होगी, दूसरा होगा लेंथ, ठीक है, जो लंबाई होगी, और तीसरा होगा टाइम। मैं इसको हिंदी में इस कारण नहीं लिख रहा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इतना तो समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के बेस पर, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के अलग अलग यूनिट के बेस पर अपने क्या करते हैं, यूनिट सिस्टम डिफाइन करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इन तीनों के बेस पर टोटल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो 3 टाइप्स कौन सी हैं? आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, और जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है MKS, MKS यूनिट सिस्टम, MKS मात्रक पद्धति। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है CGS यूनिट सिस्टम। ठीक है, CGS यूनिट सिस्टम। और तीसरे नंबर पर जो इसमें आता है बच्चों, वो आता है आपके पास FPS यूनिट सिस्टम। ठीक है, FPS यूनिट सिस्टम। अब इन तीनों का नाम किस बेस पर रखा हुआ है वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, FPS यूनिट सिस्टम। तो सबसे पहले MKS यूनिट सिस्टम। अब जो MKS यूनिट सिस्टम है, इसका नाम MKS, यहाँ MK और S से क्या मतलब है? यहाँ पर जो आपके पास अपने इसका नाम रखा हुआ है वो इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर ही रखा हुआ है। जो ये वाली 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसके बेस पर ही रखा हुआ है इनका जो नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर M का मतलब है आपके पास मीटर। क्या है? मीटर। K का मतलब है यहाँ पर किलोग्राम। ठीक है, और S का मतलब है यहाँ पर सेकंड। यानी कि जो ये वाला यूनिट सिस्टम है उसमें अपने जो लेंथ है उसको अपने मीटर में मेजर करते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, जो द्रव्यमान है मतलब मास है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो टाइम है उसको सेकंड में मापते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं अपने इसमें। अब उसके बाद आता है CGS यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पर C का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, और G का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्राम। और S का मतलब है इसमें सेकंड, वही। ठीक है, यहाँ पर मेरी सॉरी, फोटो के नीचे आ गया होगा, मतलब जो मेरी वीडियो चल रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S का मतलब यहाँ पर है सेकंड। समझ आई बात? अब नेक्स्ट आता है FPS यूनिट सिस्टम। तो FPS में जो F यहाँ पर बताता है अपने को फुट, ठीक है, और P यहाँ पर बताता है अपने को पाउंड। क्या बताता है? पाउंड। और S यहाँ पर अपने को फिर से क्या बताता है? सेकंड, समय, यानी जो टाइम है वो अपना सेकंड में अपने इसमें मेजर करते हैं। समझ आई बात? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अपना हो गया, जो 3 टाइप का अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा यहाँ पर, तो उसमें क्या है, तीनों का जो नाम है वो अपने 3 जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन पर ही रखा हुआ है।
ठीक है। तो अब देखो इसमें और कोई नहीं है यहाँ पर। अगर आप सोच रहे हो कि सर ने हमें डेफिनेशन नहीं लिखवाई, तो डेफिनेशन में क्या होगा, थ्योरेटिकल फॉर्म हो जाएगी इसकी, थ्योरी के रूप में आप इसको लिखोगे कैसे कि वह मात्रक की वह पद्धति जिसमें अपने जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, तो वो चीजें आप भूल जाओ। अब कंपटीशन आ गया कहो, तो कंपटीशन में शॉर्ट में इसको याद रखना सीखो आप। ठीक है, तो बस अपने काम की इतनी चीज है तो अपनी इतनी चीज पढ़ेंगे। अब बात आती है उसके बाद कि इन जो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब अपने पास जो 3 यूनिट सिस्टम है, इसके अलावा भी ये एक यूनिट सिस्टम अपने डिफाइन करते हैं, और वो है अपने पास एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम। तो एसआई यूनिट सिस्टम क्या है, ये अपने क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति का सुधरा हुआ रूप है। क्या है, सुधरा हुआ रूप है, सुधरा हुआ रूप, यानी कि इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस जो यूनिट सिस्टम है, इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ इंप्रूव्ड फॉर्म ऑफ एमकेएस, यानी जो एमकेएस यूनिट सिस्टम है उसमें अपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, और एक नया एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स अपने कह देते हैं कि ये जो यूनिट सिस्टम है ये पूरे ऑल वर्ल्ड में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पूरे ऑल वर्ल्ड में ये वाला यूनिट सिस्टम चलता है। मतलब कि पूरी जो वर्ल्ड की फिजिक्स है उसमें जितनी भी यूनिट्स होंगी वो इस एसआई यूनिट सिस्टम वाली यूनिट्स होंगी। और ऐसे यूनिट सिस्टम की यूनिट्स थी वो आपने अगर मैं आपको कल वाली क्लास में दिखाऊं, पिछली क्लास में, तो आप यहाँ पर पढ़ चुके हो। ठीक है, एक मिनट, इसको अगर मैं आपको शो करूं तो आपने जो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, तो ये इसकी यूनिट है, और ये किस में है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये एसआई यूनिट सिस्टम में है। समझ आई बात, ये एसआई यूनिट सिस्टम में इन सातों की यूनिट्स हैं। तो आपको ये वाली चीज याद रखनी है बच्चों यहाँ पर। अब उसी पर आ जाते हैं अपने जो आज कर रहे हैं। तो ऑल वर्ल्ड में फिजिक्स के लिए जो सेम यूनिट सिस्टम है वो क्या है, एसआई यूनिट सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, तो ये है, और इसमें क्या है, डिफाइन की हुई है सारी यूनिट्स। अब अपने थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या चीज है कि जो यूनिट सिस्टम है, जो अपने यूनिट सिस्टम है, इसमें अपने रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, रिलेशन बिटवीन सम यूनिट्स, जो यूनिट सिस्टम अपने ऊपर 3 टाइप के पड़े हैं, इसमें अपने यूनिट्स के मध्य यानी मात्रकों के मध्य संबंध पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले संबंध वैसे आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चलो एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं कि जैसे अगर मैं पहले नंबर पर यहाँ पर कहूँ कि 1 किलोग्राम जो होता है आपके पास, वो आपके पास 1000 ग्राम, ठीक है, इसके बराबर होता है, या आप 10 की पावर 3 ग्राम इसको बोल सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ 1 मीटर की, तो 1 मीटर आपके पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल आता है, या आप इसको 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो आप यहाँ पर आता है 1 फीट, 1 फीट या 1 फुट आप लिख सकते हो। तो 1 फीट जो होता है वो आपके पास अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 30.48 सेंटीमीटर के करीब होता है, लगभग 30 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आपने जो बड़ा स्केल देखा होगा ना, एक तो जो आपके पास छोटा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, बड़ा जो कईयों के पास स्टील वाला स्केल होता है, इतना बड़ा स्केल होता है, तो वो जो स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर का लगभग 1 फीट के इक्वल होता है। तो अगर इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो ये 0.3048 मीटर यहाँ पर बनेगा। तो 1 फीट आपका 30.48 सेंटीमीटर या 0.3048 मीटर के इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर जो आपके पास 1 पाउंड आता है, 1 पाउंड, पाउंड किसका है, पाउंड में किसको मापते हैं, अपने वेट को या मास को। ठीक है, तो ये जो होता है आपके पास 453 ग्राम, या आप इसको 0.453 किलोग्राम भी बोल सकते हो।
क्या, क्योंकि इसको 1000 से डिवाइड करें तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो 1 पाउंड आपका लगभग आधे किलो के बराबर होता है। अगर मैं सिंपल बोलूं, देसी भाषा में इसको बोलूं, तो 453 ग्राम के इक्वल होता है। और अगर वैसे अपने बात करें कि जो 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किलोग्राम वो कितने पाउंड के इक्वल होता है, तो वो आपका बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2.20 पाउंड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होता है जो वेट होता है। तो अब आप यहाँ से अगर आपका वेट पाउंड में निकालना हो तो ये आप निकाल सकते हो पाउंड में। ठीक है, जो यहाँ पर अगर ऊपर बात करता हूँ मैं कि जो एफपीएस यूनिट सिस्टम है, ये यानी जो पाउंड है या फिट है, तो ये कौन सा है, इंग्लैंड की ये सिस्टम, यानी इंग्लैंड का यूनिट सिस्टम है ये, जो इंग्लैंड में यूज होता है। ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पर रहते थे तो ये वाला यूनिट सिस्टम यहाँ पर चलता था। ठीक है, समझ आई बात। तो ये हो गया अपने पास कुछ बेसिक सिस्टम यूनिट्स के बिटवीन रिलेशन हो गया। अब यहाँ कहीं और हुआ तो और आपको, और वैसे मुझे तो मिला नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर और नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पर अपने चलते हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है यहाँ पर, वो क्या चीज़ पढ़नी है, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना। अब देखो, मैंने यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, यहाँ पर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स का क्या मतलब है कि देखो, वैसे तो जो यूनिट सिस्टम है वो ऐसा यूनिट सिस्टम चलता है, कुछ व्यवहारिक मात्रक। अब हिंदी में इसका मीनिंग समझ आ जाएगा, इंग्लिश में मात्रक, कि जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो अपनी डेली लाइफ में यूज होती हैं यूनिट्स, वो अपने पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, वैसे तो ऐसा यूनिट सिस्टम में डिफाइन कर दी अपने यूनिट, जो मेन यूनिट्स थी वो सारी अपने डिफाइन कर दी, लेकिन कुछ अपने यूनिट्स ऐसी हैं जिनको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन वैसे फिजिक्स में अगर अपने न्यूमेरिकल में या और कहीं उनको यूज करने लग जाएं तो अपने यूज नहीं कर सकते उनको। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स अपने यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, और उन प्रैक्टिकल यूनिट्स में अपने जो यूनिट्स पढ़ेंगे वो मेन जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज थी, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई या लेंथ, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ मैंने लिस्ट तैयार की थी, वैसे तो काफ़ी होती हैं, लेकिन उसमें से मेन मैंने निकाल के लिस्ट इनकी तैयार की हुई है। तो सबसे पहले नंबर पर जो यूनिट आती है वो आती है यहाँ पर एक खगोलीय मात्रक। अब ये क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि आप जो इसका नाम है उससे समझ सकते हो, खगोल मतलब जो अंतरिक्ष से संबंधित होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो स्पेस से रिलेटेड होती हैं, वो यूनिट। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिक नॉमिकल यूनिट, नॉमिकल आना था यहाँ पर, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। आप कहोगे सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी हमारी, एस्ट्रोनॉमिकल। वैसे मैं क्या है कि यहाँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इंग्लिश में कई बार गलती हो जाती है, वो आप पकड़ लिया करो। ठीक है ना, तो इस कारण 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये क्या होती है कि ये होती है जो अपना अर्थ है और जो सन है, अर्थ और सन के बिटवीन जो अपने कह सकते हैं माध्य दूरी। ठीक है ना, एवरेज डिस्टेंस। वैसे तो अपने पूरी डिस्टेंस तो निकाल नहीं सकते भी अर्थ और सन के बिटवीन कितनी है, क्योंकि सन का सेंटर अपने को नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी अपने क्या है, एक एवरेज सी यानी डिस्टेंस निकालते हैं जो अपनी अर्थ और सन के बिटवीन है, और उस जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उसको अपने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देते हैं, और ये होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो कि 1.49 इंटू 10⁸, और यहाँ पर आप लगा सकते हो किलोमीटर, यानी कि 149 के आगे अपने इसको देख लेते हैं, 149। तो अब यहाँ पर रहेगी पावर 6, 1 2 3 4 5 6, और आगे लगा दो किलोमीटर। तो ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, लगभग 14 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना, तो इतनी क्या होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसको शॉर्ट में AU से भी लिखते हैं।
ठीक है, ये होती है। तो ये पता लग गया। अब ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको सुनने में इसमें। फिर आता है उसके बाद 1 लाइट ईयर, क्या 1 लाइट ईयर, या इसको प्रकाश वर्ष बोल देते हैं। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। 1 लाइट ईयर होता है कि जो प्रकाश है, लाइट है, उसकी स्पीड आपको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जो लाइट है वो चलती है। अब वो चलती रहे तो एक ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको अपने 1 लाइट ईयर बोल देते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष, इसको अपने कैलकुलेट अगर करना हो तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 10⁸, ये तो एक सेकंड में चलता है। ठीक है, लाइट जो होती है। फिर आपको एक मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। अब एक आवर में 60 मिनट होते हैं, फिर 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और 365 डेज होते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो लाइट ट्रेवल करेगी टोटल एक ईयर में। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगी 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर, जो कि 1 लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर जो यूनिट है, ये ज़्यादातर जो स्पेस साइंटिस्ट है या स्पेस में अपने यूज करते हैं डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, तब इसका यूज होता है। ठीक है ना, आपने सुना होगा, अगर स्पेस में किसी का इंटरेस्ट हो या स्पेस वाली न्यूज सुनी हो, तो उसमें बताया होता है कि जो ये वाला प्लेनेट अपने से इतने लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। तो इतने लाइट ईयर मतलब एक लाइट ईयर आपका 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो आप वो डिस्टेंस निकाल सकते हो कि जो ये वाला स्टार है या जो ये वाला सैटेलाइट है अपने से इतने लाइट ईयर डिस्टेंस पर है, तो अपने निकाल सकते हैं कि ये वाला प्लेनेट कितनी डिस्टेंस पर है टोटल। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एक मिनट, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम। एक मिनट में चेक करता हूँ कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं आई है। नहीं, ओके है सब कुछ। तो 1 एंगस्ट्रॉम देखो बच्चों क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम आपके पास 10⁻⁻10 मीटर को अपने एंगस्ट्रॉम से बोल देते हैं। और इसका जो सिंबल होता है, ए के ऊपर आप ऐसे बिंदी लगा देते हो, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10। इससे आप वेवलेंथ मेजर करते हो ज़्यादातर। वेवलेंथ मतलब कि अगर मैं हिंदी में लिखूं तो तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य है, वैसे तरंग दैर्घ्य होता है ये वाला, तो हिंदी में चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, ये तो चलो आपको पता लग गया। ठीक है, फिर ये यूनिट तो थी, और एक यूनिट दी हुई है, मैंने नोट की हुई है, और एक यूनिट वो देख लेते हैं जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होती है, 1 फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी, हिंदी में भी इसको फर्मी लिखेंगे। तो ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसमें अपने न्यूक्लियस की रेडियस वगैरह को मेजर करते हैं। तो ये होगी लेंथ की। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपके पास मास या द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की जो यूनिट्स मतलब की जो मात्रक हैं मास या द्रव्यमान की। तो इसमें देखो सबसे पहले नंबर पर कि 1 क्विंटल, एक क्विंटल। तो 1 क्विंटल कितना होता है आपके पास, 100 किलोग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लेना आप अपने आप, आपको पता ही होगा इंग्लिश मीडियम वालों को, QUINTAL होता है शायद। ठीक है, तो एक क्विंटल आपके पास। अब आता है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, एक मीट्रिक टन। तो अब एक मीट्रिक टन किसके बराबर होता है, ठीक है, या इसको एक टन भी बोल देते हैं, वो आपके पास होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, या आप इसको 10 क्विंटल भी बोल सकते हो। 10 क्विंटल आपका एक टन के बराबर होता है, एक मीट्रिक टन इसको, या एक टन भी वैसे बोल देते हैं जनरली।
ठीक है, तो ये होता है। फिर तीसरे नंबर पर जो यूनिट आती है, ये सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है इसकी मास की, तो ये होता है 1 CSC। ठीक है, CSC का मतलब यहाँ पे क्या है, CSC है, हाँ CSC, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर चंद्रशेखर मात्रक, चंद्रशेखर यूनिट। ठीक है ना, चंद्रशेखर यूनिट। तो अब चंद्रशेखर यूनिट क्या होती है, तो ये होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। ठीक है, कि 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान, आप ऐसे बोल सकते हो कि मास, सूर्य का द्रव्यमान कितना है, मास ऑफ सन, तो 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, इसको अपने एक चंद्रशेखर मात्रक या 1 CSC बोल देते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.8 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। तो अगर आपको मैं यहाँ पर सन का मास निकालने को कहूँ कि सन का मास कितना है, 1.4 तो यहाँ से अलग हो गया, तो 2 इंटू 10 की पावर 30 अप्रोक्सीमेट मास है। ऐसे नहीं भी सूरज को तोला है किसी ने, जाकर मेजर किया उसका मास नहीं किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यहाँ पर निकाली हुई है। तो 1 CSC आपके पास 1.4 इंटू मास ऑफ सन या 2.8 इंटू 10 की पावर 30 kg के ये इक्वल आपके पास आता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो अपने पास आती हैं टाइम की जो यूनिट होती है। ठीक है, इसमें यही थी, सॉरी एक यूनिट और रह गई है वो लिखवाने वाली। तो देखो नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपके पास है 1 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 AMU। आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 1.66, और वैसे तो 1.67 लिखते थे, 03 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये अपने 1 AMU। और इस 1 AMU को अपने कार्बन के हेल्प से डिफाइन करते होते हैं। लगभग आप कह सकते हो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसके इक्वल ही होता है ये वाला। ठीक है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट आपके पास, समझ आई बात। तो ये हो गया आपके पास मास के। अब उसके पास, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है टाइम या समय के जो व्यवहारिक मात्रक हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं टाइम की। तो टाइम की देखो, टाइम की जो सबसे पहली यूनिट आती है ए नंबर पर, वो आती है 1 ईयर। ठीक है, एक वर्ष। तो एक साल आप कितने दिन के बराबर लिखते हो, 365.25 डेज आपको पूरा लिखना है, इतने दिन के बराबर होता है एक साल। ठीक है ना, 365 से ही 1/4 जो पुरानी, यानी कि अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तब आपको टीचर पढ़ाते होंगे, 365 1/4 डेज। ठीक है, तो 0.25 डेज अपने लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है लूनर मंथ, 1 लूनर मंथ। अब लूनर का, लूनर वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वो होता है चांद से रिलेटेड। ठीक है, हिंदी में इसको बोल देते हैं एक चंद्रमास। ठीक है, चंद्रमा का एक महीना। तो जो मून है या चंद्रमा है उसका एक महीना 27.3 डेज के इक्वल होता है। और इस इतने दिन में ये क्या करता है, जो चंद्रमा होता है, मून होता है, वो अर्थ के अराउंड एक क्या है, ऑर्बिट अपना कंप्लीट करता है। ठीक है, तभी इसको 1 लूनर मंथ अपने बोल देते हैं। अब उसके बाद सी नंबर पर आता है 1 सोलर डे, 1 सोलर डे। ठीक है, सोलर मतलब एक सौर दिवस, अगर अपने इसको हिंदी में बोलना चाहिए एक सौर दिवस। तो ये क्या होता है, ये अपने वैसे 24 आवर्स के इक्वल लेते हैं, 24 घंटे। यानी ये वो टाइम होता है, वैसे 24 घंटे तो मैंने लिख दिया कि टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय अर्थ, बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन
ऑन इट्स एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है कि जो पृथ्वी है, धरती है अपनी, अर्थ है, वो अपने जो आपको पता है कि अर्थ दो टाइप की मोशन करती है। दो टाइप की मोशन, एक तो सन के अराउंड मोशन करती है, वो तो क्या है जिससे अपने पास 1 ईयर में वो कंप्लीट होता है, जो सन के अराउंड होता है। और एक अर्थ अपने खुद के रोटेशन पर मूव करती है, रोटेट होती है, वो क्या है एक दिन बन जाता है अपना, एक जिसको एक 1 सोलर डे अपने बोल देते हैं, कि अपने अक्ष पर एक कंप्लीट रोटेशन मतलब घूर्णन पूरा करने में समय जो लगता है उसको अपने क्या बोल देते हैं कि एक सौर दिवस बोल देते हैं। मैं यहाँ पर ये जगह खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बाद में लिख दूंगा, क्योंकि अब लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो अब आप ओनली समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद एक पुरानी यूनिट है एक शेक, ठीक है, ये बहुत ही पुरानी यूनिट है 1 शेक। तो ये होता है 10⁻⁻8 सेकंड के इक्वल, यानी ये छोटा मात्रक है, बहुत ही छोटी यूनिट है जो टाइम की। तो ये कुछ यूनिट्स थी बच्चों जो अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, कि जो अपने जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में फिजिक्स को यूज करने के लिए ये यूनिट्स अपने यहाँ पर बच्चों यूज करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई होगी मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक अपने करने जा रहे हैं, तो सबसे मेन टॉपिक कौन सा हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हो इसके बाद कौन सा टॉपिक हो सकता है। तो ये आता है विमा व विमीय सूत्र, विमा व विमीय सूत्र, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो विमा और विमीय सूत्र, डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला क्या चीज़ होती है वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मतलब कि जो आपके कंपटीशन के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। कंपटीशन में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके यहीं से ही आते हैं। तो विमा और विमीय सूत्र, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखो अपने डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले। विमा और विमीय सूत्र, इन दोनों में फर्क होता है थोड़ा, ठीक है ना, विमा में और विमीय सूत्र इन दोनों में। वैसे जनरली अपने इसको एक ही पढ़ लेते हैं, डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं विमीय सूत्र, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर हेडिंग लगाऊं तो विमीय सूत्र, फिर उससे विमा पढ़ेंगे अपने, ठीक है। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र बच्चों आपके पास क्या होते हैं, कि अपने पास दो तरह की आपने यूनिट्स पढ़ी थी। एक तो थी मूल भौतिक राशियां, क्या थी, मूल भौतिक राशि या फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल। और दूसरे नंबर पर क्या थी आपके पास, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है, जिसको अपने डेराइव्ड बोल देते हैं। वैसे मैंने इसको उधर लिखना था व्युत्पन्न, तो चलो। तो अब देखो जब अपने क्या करते हैं यहाँ पर, जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है इसको मूल भौतिक राशि की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, मतलब कि अपने व्युत्पन्न भौतिक राशि को, व्युत्पन्न को मूल के पदों में, ठीक है, मूल के पदों में व्यक्त करना, व्यक्त करना। यानी आप कह सकते हो टू डिफाइन, यहां पर मैं इंग्लिश में लिखूं, टू डिफाइन derived यूनिट्स, derived यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल, ठीक है। सॉरी यहाँ पर डिफाइन की जगह अपने एक और वर्ड यूज करें, तो डिफाइन की जगह अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है।
कन्वर्ट, कि जब अपने क्या करते हैं कि किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि या डेराइव्ड यूनिट को मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल यूनिट के पदों में व्यक्त करते हैं, और व्यक्त करके और इसको अपने क्या कर देते हैं, आगे चिन्ह रूप दे देते हैं। क्या दे देते हैं? चिन्ह रूप दे देते हैं। तो चिन्ह रूप मतलब कि सिंबॉलिक फॉर्म में इसको अपने डिफाइन कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो जो अपने पास यहाँ पर सूत्र आता है, जो यहाँ अपने पास क्या आता है, सूत्र आता है, उस सूत्र को या फॉर्मूले को अपने क्या बोल देते हैं, वो जो फॉर्मूला अपने पास होता है उसको अपने कह देते हैं विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र। अब बात आती है उसके बाद यहां पर कि जो विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, तो वो तो क्या बन गया आपके पास, विमीय सूत्र बन गया। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू जब आपको बताऊंगा ना, तब आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या कि जब अपने जब इसको विमीय सूत्र के रूप में लिख देते हैं, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं, यहां पर इसको अपने लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जब अपने डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में इसको लिख देते हैं, तो अपने को डायमेंशनल फॉर्मूले में बदलने के बाद जो सिंबल्स होते हैं, जो अपने पास सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स या चिन्ह के ऊपर, सिंबल्स के ऊपर कुछ पावर्स लगी होती हैं। कुछ क्या लगी होती हैं? पावर्स लगी होती हैं, या गात लगी होती हैं, गाते लगी होती हैं। ठीक है, तो जो ये वाली पावर्स होती हैं, जो अपने क्या करते हैं, सिंबल्स के ऊपर लगाते हैं, गाते होती हैं, जो पावर्स होती हैं, इनको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या कह देते हैं, विमा बोल देते हैं, डायमेंशन कह देते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन में आपको समझ आया भी फर्क क्या है। देखो, जो सिंबल्स होंगे वो तो उनको तो क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, और जो उनके ऊपर पावर लगी हुई होंगी उसको अपने क्या बोल देंगे, डायमेंशन बोल देंगे। मतलब पावर लगाने के बाद पूरी जो टर्म होगी उसको अपने डायमेंशनल फॉर्मूला अपने कह देते। जैसे कि आपने अगर वैसे 12वीं पास हो तो आपने पढ़ा होगा M1 L1 T-2 जो फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये जो पूरी चीज है ये विमीय सूत्र है। ठीक है, विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पर 1 1 और -2, तो ये यहां पर इसकी क्या है, विमाएं हैं। क्या है इसकी, विमाएं या डायमेंशंस हैं। समझ आई बात बच्चों? तो पता लग गया आपको विमा और विमीय सूत्र में क्या फर्क है। तो विमा और विमीय सूत्र में फर्क आपको पता लग गया होगा डायमेंशनल फॉर्मूले में। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो 7 फंडामेंटल अपनी यूनिट्स थी उसके सिंबल्स क्या क्या यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंबल्स फॉर फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये सिंबल्स इसके ही होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, जो मूल भौतिक राशियों के चिन्ह है, मूल भौतिक राशियों के चिन्ह। आपको ये सारे नोट्स नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्लास में। ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी कर देता हूँ बाद में मैं। तो देखो, मूल भौतिक राशियों के सबसे पहले अपने मूल भौतिक राशियाँ लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आती है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जिसको अपने बोल देते हैं मास, इसका लिखेंगे, यहाँ पर सिंबल लिख दूंगा। फिर उसके बाद आती है लंबाई, एक बार मेरे साथ साथ आप इसको रिपीट भी कर लो, लेंथ आती है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, समय, यानी कि टाइम। ठीक है, टाइम आ जाता है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर क्या पढ़ते हैं अपने, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसको अपने इलेक्ट्रिक
करंट बोल देते हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर जो यूनिट आती है वो क्या आती है, ताप, जिसको अपने टेम्परेचर बोल देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पर जो आती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको अपने बोल देते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कि जो अपने बल्ब वगैरह जलते होते हैं ना, होती क्या है ये, बल्ब वगैरह जलते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी लाइट देगा कोई वाला बल्ब, वो अपने उसमें मापते हैं। कैंडेला इसकी यूनिट होती है। फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो ये अपनी फंडामेंटल यूनिट्स थी। तो अब इसके जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स अपने पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो अब अपने इसके सिंबल्स देख रहे हैं। तो सिंबल्स क्या होंगे इसके, सबसे पहले द्रव्यमान का अपने कैपिटल एम यूज करेंगे, लंबाई के लिए कैपिटल एल, और समय के लिए, टाइम के लिए कैपिटल टी। टी आपको याद रखना टाइम के लिए होगा, ना कि टेम्परेचर के लिए। फिर विद्युत धारा या इसके लिए अपने एम्पियर यूज करते हैं, एम्पियर से ए आता है। ठीक है। ताप केल्विन होता है वैसे तो इसकी यूनिट, लेकिन ताप के लिए अपने या तो के और या फिर अपने यहाँ पर जो मॉडर्न तरीका है थीटा, थीटा भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो के या थीटा दोनों ही यूज करते हैं। मॉडर्न तरीके में ज़्यादातर अब थीटा यूज करने लगे हैं। और ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है सी, छोटा सी और डी। ठीक है। और जो पदार्थ की मात्रा मोल है, यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, छोटा एम, छोटा ओ और छोटा एल, यानी स्मॉल लेटर्स। ठीक है। तो ये इसके सिंबल्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आते हैं अपने जो फिजिक्स में आते हैं, ये एम एल टी, और 12वीं क्लास में ए भी आने लग जाता है। और 11वीं क्लास में जो टेम्परेचर वाला चैप्टर है या हीट वाला है, उसमें थीटा भी आ जाता है और मोल भी। कैंडेला कहीं नहीं यूज होता है। ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। तो ज़रूर मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी क्लास। तो अपने एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कुछ किया है आज की क्लास में अपने। तो देखो, सबसे पहले अपने दो पूरक मात्रक कंप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े थे। फिर उसके बाद मात्रक की पद्धतियां पढ़ी थी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ी थी, क्या होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। और इन तीनों टाइप में जो चलती है वो ऐसा यूनिट सिस्टम चलती है। और जो ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल यानी ऑल वर्ल्ड में ये वाली चलती है। फिर उसके बाद रिलेशन पढ़ा आपने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बिटवीन। और फिर अपने पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आ गई थी। सबसे पहले लेंथ की पढ़ी, फिर मास की पढ़ी, फिर टाइम की। फिर उसके बाद डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ा। भी डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला अपने किस काम आते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पर बताया कि व्युत्पन्न डेराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल में चेंज करके और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखकर पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या कर देते हैं, जो अपने पास मिलता है उसको अपने डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला बोल देते हैं। तो नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी उसमें डायमेंशन के बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। और पीडीएफ आपको नीचे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप खोलकर उसमें इसको सर्च करना है आरबीएससी फिजिक्स नोट्स, और ग्रुप का नाम आ जाएगा। लगभग 1600 के 1630 के करीब सब्सक्राइबर हैं उसके। तो वो ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स बाय नवदीप सर का उस पर लोगो लगा हुआ है। ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।